सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। राजेश जी धन्यवाद और वेरी गुड मॉर्निंग और आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। अनुपम सर, दो तीन अहम पॉइंट थे, मुझे लगा कि आज आपसे उन पर बातचीत करूं। दरअसल 2.5 फ्रंट वॉर की बात लगातार हम सुनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स कम हुए हैं और जिस प्रकार से चीन एक बड़ी एयरफोर्स के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, मैं उस कंसेप्ट को आपसे समझने की आज कोशिश करूंगा। सर 42 स्क्वाड्रन कहा जाता है कि चीन पाकिस्तान का अगर मुकाबला करना है आपने तो आपको चाहिए होंगे, लेकिन संख्या धीरे धीरे 28 के आसपास आ चुकी है, कहीं उससे भी नीचे जा रही है। फिलहाल राफेल के बाद कोई बड़ी डील नहीं है, सारी नजरें तेजस मार्क 1 या एएमसी पर टिकी हुई हैं। कितना तैयार हैं हम और कितना कुछ करने की जरूरत है सर? देखिए राजेश जी, लड़ाइयां कभी भी संख्या से नहीं जीती जाती, इस बात से आप एग्री करेंगे। लड़ाइयां जीती जाती स्ट्रेटेजीज से। निश्चित तौर पर भारत के पास स्क्वाड्रन्स की कमी है, निश्चित तौर पर भारत के पास लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट विमान इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स संख्या में इनकी कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको अभी और ज्यादा मंगाने की आवश्यकता है। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं उनकी ताकत क्या है उसको तौलना और उनकी ताकत के हिसाब से क्या हमारी इन्वेंट्री में उस तरह के एयरक्राफ्ट है जो उनको चुनौती दे सकते हैं, उसको देखना ये जरूरी हो जाता है। तो यहां पर मैं यही समझाना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कम से कम 12 स्क्वाड्रन्स कम है भारतीय वायुसेना के पास, लेकिन इन 12 स्क्वाड्रन्स की कमी को हम बेहतर स्ट्रेटजी अपना करके पूरा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर स्क्वाड्रन्स की कमी को धीरे धीरे फिलअप करना पड़ेगा, चाहे तेजस से किया जाए, चाहे कुछ नए इक्विपमेंट्स मंगाए जाएं। लेकिन फिलहाल जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको अगर हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो 2 फ्रंट वॉर 2.5 फ्रंट वॉर के लिए हम निश्चित रूप से तैयार रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में एक इंफॉर्मेशन ऐसी आई थी कि हमारे सुखोई 30 एयरक्राफ्ट ने इंटरसेप्ट किया था अत्याधुनिक J-20 को, जो चाइना का एयरक्राफ्ट है, जिसको चाइना बोलता है कि वो इंटरनेशनल लेवल सबसे सक्षम एयरक्राफ्ट है। उसको भी Su-30 ने इंटरसेप्ट किया था, उसके ऊपर मिसाइल लॉक करी थी और ये दिखा दिया था कि Su-30 भले ही 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसके बाद भी वो J-20 को मार गिराने की क्षमता रखता है। तो लड़ाइयां संख्या बल से नहीं जीती जाती हैं। एक छोटी सी सेना लेकर के बाबर आया था 1526 में, और उसी बाबर ने एक बड़ी सेना को, इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था, जिनके पास तमाम रिसोर्सेस थे। क्यों हरा दिया था? क्योंकि बाबर के पास बेहतर स्ट्रेटजीज थी। सर उसके पास तकनीक थी, मैं यहाँ पे माफी चाह रहा हूँ, लेकिन जब वो आए थे उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास बारूद था, तोप थी। मैं इस लिहाज से चीजों को समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर तकनीक में हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि चाइना हमसे कम से कम 25 से 30 साल आगे है, चाहे वो स्पेस में बात कर ले, साइफर में बात कर ले, या टेक्नोलॉजी, वेपन टेक्नोलॉजी में बात कर ले। मैं एग्री करूंगा इस बात से कि चाइना हमसे काफी आगे है, लेकिन हमारे पास, तभी मैं कहता हूं कि हमारे पास नंबर्स कम हैं, लेकिन जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको अगर हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो हम चाइना को आसानी से टक्कर दे सकते हैं। जियोग्राफी हमारे साथ में है, हमारे पास ऐसे एरिया हैं लड़ाई करने के लिए जहां पर हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पास देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। चाइना के जो नॉर्दर्न सेक्टर, हमारे नॉर्दर्न सेक्टर में और चाइना के सदर्न सेक्टर में जो भी एयर बेसिस हैं, वो हम LAC से चाइना की तरफ करीब 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर दूर से उनको टेक ऑफ करना और भारत की सीमा पर आना और उसके बाद लड़ाई करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। भारत के पास जो भी एयर बेसिस हैं वो LAC के बेहद नजदीक और सक्षम एयर बेसिस हैं। आप पठानकोट की बात करें, अंबाला की बात करें, हिंडन की बात करें, बरेली की बात करें, या उधर नॉर्थ ईस्ट में तेजपुर वगैरह की बात करें, हम कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं, हमको उतना समय नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें युद्ध के समय में फायदा पहुंचाती हैं। हमारे पास राफेल के सिर्फ 2 स्क्वाड्रन है, लेकिन राफेल वो विमान है जिसके पास मेटियोर मिसाइल है, जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है दुश्मन को नष्ट करने के लिए। मेटियोर से लैस राफेल किसी भी J-20 से बेहतर साबित होता है, इस बात को दुनिया जानती है। तो और उसमें जो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने कहा ना कि रनवे कितना दूर है, वहां से आप उड़ान कितनी देर में भर सकते हैं, आप कितनी देर में दुश्मन को चौंका सकते हैं। आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स कहते हैं, S-400 के आने के बाद से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी मजबूत हुआ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाइना को टक्कर देने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। निश्चित तौर पर मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि टेक्नोलॉजी में, साइबर वॉरफेयर में, एरोस्पेस वॉरफेयर में वो काफी प्रगति कर चुके हैं, हम उधर कदम बढ़ा रहे हैं।
लेकिन जो वास्तविकता है उससे मुंह नहीं मोड़नी चाहिए हमको। उनसे टक्कर देने के लिए, उनसे युद्ध जीतने के लिए बाकी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना है और बेहतर तरीके से काम करना है। ठीक है, एक और पॉइंट, क्योंकि राफेल के बाद कोई चर्चा नहीं है एयरफोर्स को लेकर, इसे कैसे आप देखेंगे कि क्या, क्योंकि कई एयरक्राफ्ट्स हैं, क्या हम यही इंतजार कर रहे हैं कि तेजस मार्क 1 आ जाए, या ये इंतजार करें कि EMC तैयार हो जाए? क्योंकि रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो अपने एयरक्राफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी चर्चा नहीं है। कैसे देखें इसको? देखिए, इसके पीछे मैं यही वजह देखता हूं कि भारत जल्दबाजी में नहीं है। दुनिया, लड़ाई की दुनिया, युद्ध की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हमने यूक्रेन युद्ध में देखा, हमने इजराइल वार में देखा, और जो भी जहां जहां तनाव है इस समय हम हर जगह देख रहे हैं कि अब पुराने पैटर्न्स पर लड़ाइयां नहीं हो रही हैं। अब लड़ाइयों के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, AI का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, तमाम नए संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा आपने राफेल कभी की बात करी, 114 राफेल अभी हमें लग रहा है कि आने चाहिए थे, जो कि नई डील के बाद कैंसिल हो गया। वो 114 की कमी हम LCS मार्क 1 और मार्क 2 से पूरा करना चाहते हैं, जिसमें कि समय लगेगा। वो पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो हम 114 एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है इन 114 एयरक्राफ्ट का, फाइटर एयरक्राफ्ट का, 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट का, उस वैक्यूम को हमको दो चीजों से पूरी करनी पड़ेगी। एक तो हमको 2-3 बड़े अवैक्स सिस्टम लाने पड़ेंगे। हमारे पास अवैक्स पहले से अर्ली वार्निंग एयर सिस्टम जो होते हैं उनको लाना पड़ेगा, जो हमारे पास पहले से हैं। वो हमने अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय कर रखे हैं। उनसे हमें दुश्मन की सारी गतिविधियों की सूचना मिल जाती है, और टाइम रहते ही हम दुश्मन के ऊपर रिस्पॉन्ड करने का एक बढ़त हासिल कर लेते हैं। तो अगर हम 2-3 अवैक्स लाएं, इजराइल से लाएं या कहीं से लाएं, और उनको बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजिकली अलग अलग जगहों पर रखें, तो मुझे लग रहा है कि हम इस 114 एयरक्राफ्ट के वैक्यूम को भर सकते हैं। और दूसरी नई चीज, हमको अपनी मैरीटाइम जो रणनीति है, जो एयरफोर्स की मैरीटाइम रणनीति है, उसको बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि हमें चाइना, अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना हमको दबाना कहां पर चाहता है? समंदर के ऊपर दबाना चाहता है। तो हमें अपनी नेवी का जो एयर विंग है और एयरफोर्स का जो मैरीटाइम अप्रोच है, इसको बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम समय रहते दुश्मन के ऊपर हावी हो सके। तो जरूरी नहीं कि आपको राफेल ही चाहिए, आप बाकी कुछ नई चीजें ला करके राफेल की कमी को पूरा कर सकते हैं। 2 पॉइंट और हैं जो एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, जिनको समझना जरूरी होगा मुझे और मेरे दर्शकों को। हाल ही में खबर आई कि MQ-9 ड्रोन की डील जो है अमेरिका से पक्की हो चुकी है। इससे पहले भी इजराइल से मिले ड्रोन का इस्तेमाल हेरॉन जैसे ड्रोन का भारत कर रहा है। लेकिन क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भारत को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है? हम बीच बीच में खबरें तो सुनते हैं कि मेक इन इंडिया ड्रोन, तपस जैसे ड्रोन जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर वो खबरें लाइमलाइट से गायब हो जाती हैं। इसे हम कैसे देख सकते हैं? देखिए राजेश जी, जैसा मैंने कहा कि भविष्य ड्रोन्स का है, और आगे वाली में लड़ाइयाँ ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना लड़ी जाएंगी, ये भी मुझे लगता है। AI टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये भी मुझे लगता है। तो ड्रोन्स के ऊपर भारत सरकार, रक्षा विभाग अगर विचार कर रहा है, MQ-9 की बात कर लें, या जो हमारे होम ग्रोन ड्रोन्स हैं उनकी बात कर लें, हमें इसको थोड़ा सा इस स्टार्टअप को बहुत तेज करना पड़ेगा। MQ-9 रीपर निश्चित तौर पर एक बहुत बेहतरीन ड्रोन है, और उसको काफी सालों से अमेरिका और इजराइल वगैरह यूज कर रहे हैं, कई देश यूज कर रहे हैं, और उसकी एक जो एक रिस्पॉन्स है वो भी बहुत बेहतर है। भारत को फिलहाल कुछ ड्रोन्स MQ-9 लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास उस लेवल का ड्रोन अभी नहीं है। आपको 15,000 फीट या उससे भी ऊंचे 50,000 फीट के आसपास उड़ने वाला, साइलेंटली उड़ने वाला ड्रोन नहीं है, जो कि वहां से इतनी बेहतर नजर रखे कि जमीन पर चलती हुई एक छोटी सी वस्तु को भी वो डिटेक्ट कर पाए, और उसके साथ ही साथ उसके अंदर अटैक कैपेबिलिटीज भी हो। तो इस लेवल पर भारत को काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आपने कहा कि स्टार्टअप्स हुए हैं, मैं सहमत हूं, स्टार्टअप्स हुए हैं। भारत के स्टार्टअप्स ड्रोन टेक्नोलॉजी में बेहतर हैं, दुनिया भर को देखते हुए बहुत बेहतर है, लेकिन इनको और ज्यादा इंसेंटिव देने की आवश्यकता है, और इस पूरी मार्केट को भारत के अंदर एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनानी पड़ेगी, लगातार चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसा जैसा आपने इंडिकेट किया, तो मैं भी सहमत हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन बात करी और 4 दिन के लिए भूल गए उसको। तो आपको लगातार इंसेंटिव देने पड़ेंगे, बजट में प्रावधान करने पड़ेंगे, और ऐसे लोगों को, ऐसे इंजीनियर्स को जो कि इस तरफ लगे हुए हैं, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जी सर, एक बॉम्बर्स की भी चर्चा मैं चाहूंगा कि कर लूं आपसे, क्योंकि मुझे याद है कि जब गलवान विवाद हुआ था तो बीच में चर्चाएं आई थी कि चीन का बॉम्बर्स जो है LAC के ऊपर देखा गया है।
फिर अमेरिका की बात करें, हाल ही में उसने सीरिया और इराक में पहुंचकर स्ट्राइक में मदद की और कहा गया कि देखिए अमेरिका का B-1 बॉम्बर्स यहां तक पहुंचा। रूस के पास ऑलरेडी बॉम्बर्स हैं, चीन के पास ऑलरेडी बॉम्बर्स हैं। भारत इसके बारे में क्यों नहीं सोचता है? अनुपम। देखिए राजेश जी, भारत, हाँ मैं मानता हूँ भारत इसके बारे में कम सोचता है। बॉम्बर्स की उपयोगिता को या तो भारत समझ नहीं रहा, या तो भारत को ये लग रहा है कि बिना बॉम्बर्स के ही हमारे पास ऐसे बेहतर एयरक्राफ्ट हैं कि हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी वायुसेना हो, उसके लिए बॉम्बर्स होना बेहद आवश्यक है। देखिए हमारे पास सुखोई 30 MKI है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास जगुआर, मिराज, कई सारे पैटर्न एयरक्राफ्ट हैं जो बॉम्बिंग कर सकते हैं। लेकिन बॉम्बिंग कर सकना और प्योर बॉम्बर होना, ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे जिस B-1 बॉम्बर की आप बात कर रहे हैं, वो कई घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है। उसको एयर टू एयर रिफ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको दुश्मन की टेरिटरी में जाकर के बॉम्बिंग करनी पड़ती है। तमाम तरह के बॉम्ब्स वो अपने साथ कैरी करता है, तमाम तरह के वेपन्स कैरी करता है, और उससे अमेरिकन एयरफोर्स को एक बढ़त मिल जाती है कि वो बाद में अपने बाकी लड़ाकू विमानों को लॉन्च कर सकती है जब एक बार बॉम्बर पहुंच गया। तो ऐसा ही चाइना भी करना चाहता है। तो भारत को भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसे बॉम्बर हों जो कि इन बाकी एयरक्राफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में काम करें, दुश्मन को चौंकाएं। दुश्मन के अगर हमको मान लीजिए इन डेप्थ लड़ाई लड़नी पड़ जाए चीन के साथ, तो हमारे पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि शंघाई तक जाकर के या बीजिंग तक जाकर के मार कर पाए। कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। क्षमता है हमारे पास सुखोई हमारा जा सकता है वहां तक, राफेल जा सकता है, लेकिन इतना फ्यूल उनमें नहीं होता है कि हजारों किलोमीटर दूर बीजिंग में जाकर के बॉम्बिंग करें। इसके लिए उनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। अब दुश्मन युद्ध के समय में दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के एयर टू एयर रिफ्यूल करना कितना खतरनाक काम हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए एक लंबी दूरी वाला, लंबे इंड्योरेंस वाला एक बॉम्बर चाहिए होता है, जो कि आराम से लॉन्च किया जाए और हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को जाकर के आसानी से मारकर वापस आ सके। फाइटर एयरक्राफ्ट फाइटर होते हैं, फाइटर्स को बॉम्बर की तरह इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी, मैं कहता हूं, सराहनीय काम नहीं होता है। उनको अलग अलग ही रहना चाहिए। तो भारत को विचार करना पड़ेगा इस काम के लिए। वो विचार करने की जरूरत है। लेकिन शुक्रिया आपका, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से आपने समझाया, और उम्मीद है कि कभी हमारी आवाज भी हुक्मरानों तक पहुंचे और इसके ऊपर विचार किया जाए। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश।